ट्रीटी कंक्लूड कर सकते हो, ये कर सकते हो, फोर्टिफिकेशन वॉल्स बनाना, पहले ही लिख दिया था चार्टर में ये सब कुछ कर आना था। लेकिन दे लैक्ड ऑटोनॉमी एंड डिड नॉट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द फ्रेंच नेशन। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज हेवीली डिपेंडेंट अपॉन द फ्रेंच गवर्नमेंट फॉर लोन्स, ग्रांट्स, सब्सिडीज। जबकि बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा था, आने से पहले ही भर भर के पैसा दिया जाता था, है ना। It was largely controlled by the government after 1723, which appointed its directors, and this state control evidently proved harmful for the company. लेकिन ये वाला पॉइंट ना बहुत दमदार पॉइंट नहीं है, बहुत दमदार पॉइंट नहीं है। बस पता है क्या है, बात क्या है, देखो आजादी इनको भी थी लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं थी। जब आप कोई काम करने जा रहे हो, बार बार आपको कोई समझाता रहे अब ऐसा करो, अब वैसा करो, अब ऐसा करो, अब वैसा करो, तो आप इरिटेट होकर आप ये कहोगे यार इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करने का फायदा ही क्या है यार, जब हर जगह उन्होंने रोक टोक करनी होती है। तो जितना बोलेंगे आप उतना ही करेंगे। ये एटीट्यूड हो गया था बाद में फ्रेंच गवर्नर्स का इंडिया के अंदर। उसके बाद सीट्स ऑफ पावर, फ्रेंच हैड इन्फ्लुएंस ओनली इन पौंडीचेरी, वेयरएज इंग्लिश हैड इन्फ्लुएंस इन डाइवर्स स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। तो अगर मल्टीपल फ्रंट से भी वॉर लड़ना होता ना, तब भी ब्रिटिशर्स के पास एडेड एडवांटेज था। इन्होंने सोचा रीयूनियन आइलैंड्स और मॉरिशस से फोर्सेस बुलाकर हमने कुछ बहुत महान काम कर लिया है। ब्रिटिशर्स के लिए चुटकियों का खेल था। नेवल स्ट्रेंथ, फ्रेंच couldn't compete with a superior in the organized English Navy, और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थी उनकी खुद की सरकार, बिकॉज ना ही लोन देना, ग्रांट देना है, सब्सिडी देना, तो पैसे थे ही नहीं, तो कैसे प्राइवेट कंपनी इतना कुछ कैसे करती। इन्वेंशन एंड इनोवेशन। उसके बाद पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट इन प्लेस ऑफ कॉमर्स, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सबऑर्डिनेटेड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट एंड फोकस ऑन टेरिटोरियल एक्सपेंशन। पहले तुम इंपीरियल पावर तो बन जाओ, पैसा तो जोड़ लो, तब जाके तो कॉलोनियल इंटरेस्ट के बारे में सोचना। जबकि हर एक पावर ने श्रेया सबसे पहले यही गेम खेला ना कि पहले पैसे कमा लो, इंपीरियल एम्बिशंस को पूरा कर लो, फिर जाके टेरिटोरियल एम्बिशंस के बारे में सोचेंगे। ब्रिटिशर्स ने काम शुरू से करा ना, whereas the English did not forget that they were primarily a trading body। तो पहले उनका काम है पैसा कमाना। जब पैसा होगा तभी तो 10 काम कर पाओगे, सोच पाओगे, शत्रु को हरा पाओगे। उसके बाद lack of enthusiasm and enterprise, with the advent of industrial revolution, इंग्लैंड के अंदर व्यापार को लेकर, कमर्शियल इंटरेस्ट को लेकर बड़ी ही उत्सुकता थी। बट फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था, और वहां पर कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया भी नहीं था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत कहां से हुई? यूरोप। नहीं, वो तो मुझे भी पता है कि अफ्रीका से नहीं हुई, यूरोप से हुई। ब्रिटेन। यूके, ब्रिटेन। हाँ यूके, ब्रिटेन। याद है श्रेया 2015 का यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन था, पहले ही क्वेश्चन। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट से पूछा गया था पर्सनल इनकॉम्पिटेंस के, मतलब उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ब्रिटेन से, स्टार्ट हुआ तो ब्रिटेन से ही क्यों हुआ स्टार्ट? तो अपार्ट फ्रॉम डुप्ले, फ्रेंच डिड नॉट पोजेस एबल्ड स्ट्रेटजिस्ट एंड कमांडर्स एज कंपेयर टू इंग्लिश फोर्सेस। डुप्ले के अलावा कोई भी नहीं था। कार्नेटिक वॉर से हम क्या सीख सकते हैं? यूरोपियन पावर्स को, बोथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको पता लगा व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड देयर इंडिफरेंस टुवर्ड्स नेशनल यूनिटी। इनको तोड़ना बहुत आसान है, इनके अंदर कोई एकता नहीं है। इट रिवील्ड द सुपीरियरिटी ऑफ वेस्टर्न पावर्स एंड देयर एबल डिसिप्लिन्ड आर्म्ड फोर्सेस, एडवांस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। फॉरेन पावर्स की से इंटेंशन भी पता लगी कि वो सिर्फ यहाँ पर व्यापार करने नहीं आए हैं, सिर्फ इंपीरियल पावर बनने नहीं आए, बट की कॉलोनियल इंटरेस्ट भी है, उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं। हमें ये भी पता लगा कि हाँ दोनों फोर्सेस के पास एबल कमांडर्स थे, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, लेकिन भारत के खुद के नवाब और इनके पास कोई पर्सन, स्ट्रेटेजिस्ट या कमांडर कोई अच्छा नहीं था, क्योंकि ये तो खुद मदद की भीख, मदद की गुहार लगा रहे थे इंग्लिश और फ्रेंच फोर्सेस से। एग्जांपल डुप्ले इन सेकंड कार्नेटिक वॉर, रॉबर्ट क्लाइव, आयरकूट इन ऑफ इंग्लिश। ठीक है,
It proved that an Indian soldier trained in European manner made a good soldier for Europeans, as there was no feeling of nationalism and he could be employed by anyone who is willing to pay him well. तो यहाँ से एक चीज शुरू हुई कि हम ऐसे इंडियंस को भी अपनी फोर्सेस के अंदर भर्ती कर सकते हैं जिनके अंदर कोई देशभक्ति को लेकर कोई भावना नहीं है, स्ट्रॉन्ग भावना। और ये फायदा उठाया कि नहीं उठाया आगे चलकर भी ब्रिटिशर्स ने। इनको झटका पहला कब लगाता है इस बात के ऊपर? रिवोल्ट ऑफ 1857, याद है? मंगल कमांडे, मंगल पांडे, मैं कमांडे कह रहा हूँ, सॉरी, मंगल पांडे जो कि कमांडर था, कमांडर के ऊपर गोली चलाई थी एक्चुअली, रेजिमेंट का एक छोटा था सिपाही। और उसके बाद पता लग गया था ना इनको कि नहीं यार इतना आसान भी नहीं है, इनको हमें कंट्रोल में करके रखना पड़ेगा और हम सीनियर पोस्ट पर इनको ज्यादा नहीं पहुंचा सकते हैं, कल को पता लगा कि ये हमें ही उड़ा दें। अगर अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये 1857 की क्रांति के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई एक दूसरे के कंटेम्पररी थे? बताओ, इतना क्या सोच रहे हैं? हाँ थे। बिल्कुल थे। 1857 की क्रांति 57 की तो सब कुछ माना जाता है, 56, 57, 58। जब मंगल पांडे जिंदा था क्या रानी लक्ष्मीबाई जिंदा नहीं थी? So this resulted in English soldiers being employed as sepoys under the English, and it enabled the East India Company to colonize the Indian subcontinent. फिर हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं टाइम में। 1664 French East India Company was formed. 1667 Francois Caron begins his journey to India, accompanied by मार्केरा। 1669 जो फ्रेंच कंपनी थी मसूलीपट्टनम के अंदर, आफ्टर ऑब्टेनिंग पेटेंट फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, उन्होंने फैक्ट्री यहाँ पर स्टैब्लिश करी अपनी। एंड 1673 में दो घटनाक्रम हुए प्रोमिनेंट। नंबर 1, परमिशन फ्रॉम शास्ता खान सूबेदार ऑफ बंगाल टू सेट अप अ फैक्ट्री एट चंदानगोर नियर कलकत्ता। दूसरा, शेर खान लोधी हु वाज गवर्नर ऑफ Valikondapuram under Bijapur Sultan. He granted Francois Marin a site for settlement. 1674 में Pondicherry was established by Francois Martin. Francois Martin replaced Francois Caron. 1693 Dutch captured Pondicherry. 1697 under Treaty of Ryswick, Pondicherry वापस फ्रेंच फोर्सेस को दे दिया गया and Dutch held on it for 2 more years. 1706 में Francois Martin died and succeeded by Perry Doliver in India. Francois Martin ने काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेकर करा था फ्रेंच फोर्सेस का भारत के अंदर। अंडर हिज गवर्नरशिप पौंडीचेरी फ्लरिश्ड और वो उनका एक सेंटर बना था, प्रोमिनेंट सेंटर। बार बार जब इंग्लिश फोर्सेस को इनको हराना होता था तो ये पौंडीचेरी के ऊपर कब्जा कर लेते थे ना। अब लास्ट बात आती है डेन्स की। Danes ventured into India through Danish East India Company, which was established in 1616. अब ये कौन होते हैं डैनिश? कौन सी कंट्री? डेनमार्क। डच कौन, पहले बताओ, डच कौन? नीदरलैंड। डच, नीदरलैंड्स और डेन्स क्या डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से? डेनमार्क से। ठीक है, दे फाउंडेड अ फैक्ट्री इन ट्रैंक्यूबार नियर तंजौर ईस्टर्न कोस्ट पे 1620 में, and their principal settlement was at Serampore near Calcutta.
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ज्यादातर अपनी मिशनरी एक्टिविटीज के लिए जाना जाते थे, ना कि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। अब मिशनरी एक्टिविटी मतलब क्या, किसको प्रमोट करने यहाँ पर आए थे जनरली? Christianity. क्रिश्चियनिटी को। तो डेनिश फैक्ट्रीज वर नॉट much important at that time and they were eventually sold to the British government by 1845. इनकी कहानी बस इतनी है कि 1845 तक ये सब कुछ बेच बाच कर अपना वापस चले गए। ठीक है, ये सक्सेसफुल नहीं हो सके ना इसमें क्रिश्चियन एक्टिविटीज में, सॉरी क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज में, चर्च वगैरह एस्टैब्लिश करना। अगर सक्सेसफुल होना होता तो ये एक बार बताना जरा, पोर्चुगीज नहीं हो जाते। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद हम फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं कि व्हाट वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस ऑफ सक्सेस ऑफ इंग्लिश ओवर अदर यूरोपियन पावर्स। एक तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप। ब्रिटिश फोर्सेस के पास काफी सारे फंड्स थे टू पे इट्स शेयर होल्डर्स विद अ गुड डिविडेंड, कि वो इंग्लिश वॉर्स को भारत के अंदर फाइनेंस करते थे। ये पैसे ही जब राजा महाराजा को इतना पहुंचा रहे थे वहां पर इंग्लैंड के अंदर, तो ब्रिटिश मोनार्क को, किंग को, क्वीन को, जो भी टाइम टू टाइम जो भी रहे हैं, और वो पैसा सालों साल बढ़ता ही चला जा रहा था, बढ़ती चला जा रहा था। और ये शेयर होल्डर्स की बात क्यों करी गई? क्योंकि इट वॉज अ प्राइवेट कंपनी, पैसा तो चाहिए ना, फंडिंग तो चाहिए, तो पैसा भर भर कर इनके पास आता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उनके ऑफिसर जिस तरीके से व्यापार करते थे, तो इट एडेड इनॉर्मस वेल्थ टू इंग्लैंड, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को दिखता था नहीं यार अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी है। गवर्नमेंट भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकी मदद करती थी थ्रू मनी, मटेरियल एंड मैन जब जरूरत पड़ती थी, लाइक इन टर्म्स ऑफ वॉर विद अदर यूरोपियन कंपनीज जो कि इंडिया के अंदर थी। आई एम टॉकिंग अबाउट दूसरी यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई, जिसका इसे एक एडवांटेज मिला इन अर्ली 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दूसरे यूरोपियन नेशंस तक काफी लेट पहुंचा, लेकिन तब तक इंग्लैंड अपने आप को इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, साइंटिफिक एडवांसमेंट एक हेजीमन बना चुका था, अपनी हेजीमनी, अपना वर्चस्व बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर चुका था। फिर इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है आगे चल करके। ब्रिटिश फोर्सेस हैड सुपीरियर आर्म्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी। बड़े सारे जो इंडियन रूलर्स थे वो यूरोपियन आर्म्स को इंपोर्ट करते थे एंड दे एम्प्लॉयड यूरोपियंस एज मिलिट्री ऑफिसर्स, लेकिन वो उनके पास कोई भी ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं थी कि वो ब्रिटिशर्स के साथ कम्पीट कर सके, और इसलिए वो गुलाम बनकर रह गए या पपेट बनकर रह गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस के सामने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आल्सो एबल टू ड्रॉ ऑन द रॉयल नेवी सपोर्ट, एंड उनकी जो नेवी थी या नेवल पावर जो थी, इट वाज द लार्जेस्ट मैरीटाइम फोर्स इन द वर्ल्ड इन द पीरियड। और आपको पता ना आगे चलकर इसकी भी एक म्यूटिनी हुई थी, और आखिरी म्यूटिनी थी, इसके बाद इनकी कमर टूट गई थी, रिन म्यूटिनी, है ना, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। यही क्वेश्चन आया था मीन्स में। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, एल्फिस्टोन, मुनरो, they showed high quality of leadership। और भी कुछ आगे चलकर जो लीडर्स आए, लाइक सर आयरी कूट, लॉर्ड लेक, आर्थर वेलेस्ली, who fought for the cause and glory of their countrymen, it also added to their advantage। आपको पता है ना, एशियंट इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में मगध के पास भी यही एडवांटेज था ना कि स्टेट्समैनशिप और लीडर्स काफी प्रोमिनेंट थे वहां पर, इसलिए वो 16 महाजनपद में से अपने आप को एक एम्पायर बना पाया, है ना। स्टेबल गवर्नमेंट। सिर्फ ग्लोरियस रेवोल्यूशन को हटा दो 1688 के, इसके अलावा ब्रिटेन विटनेस अ स्टेबल गवर्नमेंट विद एफिशिएंट मोनार्क। ऑल्सो देयर वाज लेस इंटरफेरेंस इन द कमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद हुई कि वो एक
अच्छी फाइनेंशियल पॉलिसी जो है उसको सस्टेन कर सकते हैं ज़्यादा लंबे समय तक, लेकिन बाकी देशों की सरकारें कोई उनको इतनी मदद दे नहीं रही थी, वो अपने ही कामों में उलझी पड़ी थी और वो इतनी सक्षम भी नहीं थी। इन्होंने कोई धर्म को लेकर बहुत बढ़ चढ़कर कृष्ण मिशनरीज को प्रमोट करना ऐसा कोई काम नहीं करा। इनके इंटरेस्ट साफ तौर से कमर्शियल थे, आगे चलकर पॉलिटिकल बने। तो दे हैड lesser interest and lesser zeal for the religion. Britain was less enthusiastic, zealous about religion, and it interrupted very less in spreading Christianity as compared to Spain, Portugal और Dutch. तो इनका जो रूल था, इट वॉज फार मोर एक्सेप्टेबल टू द सब्जेक्ट देन डेट ऑफ अदर कोलोनियल पावर्स। और फिर अच्छी बात ये भी थी ना कि इन्होंने ये भी देख लिया था कि जिन लोगों के अंदर देशभक्ति नहीं है उनको चलो हम इन्वॉल्व करते हैं, लोकल इंडियंस को, उनको हम पैसा काफी अच्छा खासा देंगे हमारा काम करने के लिए, ठीक है। तो डिस्पाइट रूलिंग द होल ऑफ इंडिया, इंग्लिश डिड नॉट ट्राई टू फोर्स अ फॉरेन रिलीजन ऑन द इंडियन पॉपुलेशन। जैसा कि आप जानते हो, यानी जैसे इन्होंने सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, इतनी गंभीर तरीके से ट्रीटीज इम्पोज कर इंडियन राजाओं को ह्यूमिलेट करा, लेकिन उसमें कभी भी क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने के ऊपर फोर्स नहीं करा। क्या टीपू सुल्तान को बच्चे तक गिरवी रखने पड़े थे 2-4 रातों के लिए, लेकिन फिर भी ये उससे बोला गया हो कि तुम सेरिंगापट्टनम ट्रीटी के तहत मतलब क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लो और मुसलमान धर्म को भूल जाओ, इस्लाम को भूल जाओ, ऐसा इन्होंने किसी के साथ भी नहीं करा। राइट श्रेय, है ना। उसके बाद वैक्यूम ऑफ पावर, देयर वाज अ वैक्यूम ऑफ पावर इन इंडिया आफ्टर द मुगल एम्पायर गॉट फ्रैक्चर्ड फॉलिंग अंडर इट्स ओन वेट। और ये घटना कब हुई? 1707 के बाद। 1707 में क्या हुआ था? किसकी डेथ? औरंगजेब की डेथ। तो इसके जो बड़े सारे जो गवर्नर्स थे और जो रेबल कमांडर्स थे, they established their sovereignty at different places and started fighting against each other. This gave British the opportunity to establish their trading post in India. कार्नेटिक वॉर्स में इसको विक्ट्री मिली। अब ये वाला पॉइंट तो देखो एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन हर एक वॉर में इनको विक्ट्री ही मिली। तो सबसे ज्यादा पावरफुल इनके जो राइवल थे इंडिया के अंदर वो थे फ्रेंच फोर्सेस। उनको हराने के बाद देयर वाज नो यूरोपियन चैलेंजर्स के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने खड़े हो सकें। तो उस वक्त को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूटिलाइज करा to slowly grow into influence and military power and assimilating smaller kingdoms by ways of doctrine of lapse and subsidiary alliance. Loss of colonies in America. British were fighting for many colonies across the world कि हर एक कंट्री को वो अपना गुलाम बना ले। लेकिन जब अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है 1776 में, अमेरिका ने किससे आजादी पाई? अमेरिका भी किसी का गुलाम था क्या? ब्रिटेन का, ठीक है। तो लॉस ऑफ कॉलोनीज इन अमेरिका आफ्टर अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776, दे फोकस ऑल द एनर्जीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी कि वो इंडिया के अंदर कैसे रूल कर सकते हैं और इंडिया को अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड टेरिटरी कैसे बना सकते हैं। कुछ रह तो नहीं गया हमारा यहाँ पर? इसका जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो एक आया था वो साल 2022 के प्रीलिम्स में आया था, पिछले साल, इस चैप्टर से। The Dutch established their factories and warehouses on the east coast on lands granted to them by Gajapati rulers. गजापति रूलर्स कहाँ के थे? मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में हम इनको पढ़ते हैं। वेरी गुड, ओडिशा। और ये किसके कंटेम्पररी थे? विजयनगर एम्पायर। चलिए, जो कृष्णदेव राय था ना, वैसे गजापति रूलर्स के साथ उनकी ना भिड़प चलती रहती थी विजयनगर एम्पायर वालों की, लेकिन गजापति रूलर्स जो थे अपनी बीवी बच्चों को लेकर और कृष्णदेव राय के खानदान वाले, मतलब प्रीवियस जनरेशन चाहे कृष्णदेव राय को, तो अपने बीवी बच्चों को लेकर जब भी इनके घर में हवन यज्ञ कुछ भी होता था ना, ये एक दूसरे के जाते थे, मतलब घर में जाते थे, उसको अटेंड करते थे। और जब भी अंदरूनी कोई भिड़प हो जाती थी इनके खानदान में,
तो गजापति रूलर्स के गजापति खानदानों में अगर कोई युद्ध मतलब गद्दी को लेकर सक्सेशन को लेकर कोई युद्ध चल रहा होता था ना, तो विजयनगर एम्पायर वाले जाकर सॉल्व करवाते थे। और विजयनगर एम्पायर में अगर कोई युद्ध चल रहा है तो इंटरनल राइवलरी, इंटरनल फ्यूड विद इन द फैमिली, तो गजापति रूलर्स आके सॉल्व करवाते थे। इट इज जस्ट लाइक कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, लेकिन डिनर और लंच साथ में बैठ के करते हैं। ऐसा रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद एल्फोंसो डी एल्बुक्वेर्क्यू कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तान, ठीक है। ऐसा उसके बाद इतना तो हम जानते हैं, ये तो चलो ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagar Empire. Extremely tough statement. ये कहां देखने को मिलेगा आपको इतना डीप में जाकर ये फैक्ट? फैक्ट्री स्टैब्लिश करी मद्रास तक, यहां तक बात ठीक थी। ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर। गलत है। Which among the following statements are correct? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको अटेंड नहीं करना चाहिए था वैसे। आप पूरी हिस्ट्री नहीं जान सकते हो। और मैंने पर्सनली बात भी करी हुई हिस्ट्री ऑप्शनल वाले स्टूडेंट से, इतना कोई ऐसा कुछ नहीं होता। देखो यार, बात सिंपल सी है। ऑप्शनल अगर आपका कोई हो तो इसका मतलब ये नहीं, ज्योग्राफी ऑप्शनल तो आप सारी ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आपका फिलोसफी ऑप्शनल है तो एथिक्स में आपके ज्यादा नंबर आएंगे। क्यों? पीएसआईआर का अगर आपका ऑप्शनल है तो आप प्रीलिम्स के अंदर सारे पॉलिटी के क्वेश्चन ठीक कर लोगे क्या? बताओ श्रेया, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? कोई अपने को इको रखने के हम कर ही लेंगे, अरे हमने तो सब कुछ पढ़ रखा है, हम करके ही रहेंगे। पॉलिटी में तो किसी का बाप ही रोक सकता हमें क्वेश्चन ठीक करने से, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत डीप में जाकर ये वाला फैक्टर तीसरा, और क्यों देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बट ठीक है, लेकिन ये आप नहीं मिलेगा इतनी आसानी से कहीं पर भी यार। कोई ईगो नहीं रखना है। पढ़ते पढ़ते कुछ क्लिक हो जाए, कभी कहीं आ गया, विजयनगर एम्पायर आप पढ़ रहे हो तो वहां पर ही लाइन अगर कहीं पर आ जाए तो ठीक है, लेकिन बहुत डीप में जाकर इफेक्ट है। अब देखो, पेपर होने के बाद लॉजिक कोई भी देखे, इसको ऐसे करा जा सकता था, वैसे करा जा सकता था, मैं ये फालतू बातों में नहीं मानता हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में क्योंकि ये जो मुंह चलाते हैं ना कि ऐसे करा जा सकता है वैसे, तो उनका कभी प्रीलिम्स नहीं होता है। यूट्यूब पे आके कोई कुछ भी बोल दे फिर बाद में। और अपने को एक क्वेश्चन के पीछे कोई अपना साल बर्बाद या करियर बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। 365 दिन वेस्ट नहीं जाने देने। तो फिर ये आया था श्रेया, हमारे पैदाइशी साल का क्वेश्चन। हुगली वॉज यूज एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय पोर्चुगीज। क्या आपने दिया हुआ ये वाला अटेम्प्ट? पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया। सिलेक्शन होने के बाद श्रेया, सबसे पहले तुम मुझसे यही कहोगे ना, चैनल डिलीट करो, अब अपना फ्रेश बना लो, सब्सक्राइबर मैं दिलवाऊंगी। ये सारी वीडियो छोड़ाओ, ये हटाओ ये यहाँ से। तो who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India as a traders? ये 2007 का क्वेश्चन है। फ्रेंच अभी तो हमने पढ़ा इसी लेक्चर। फ्रेंच रन पोर्चुगीज तो क्या हो गया मयूर, सबसे पहले ही तो आए थे, पहले सबसे पहले आए थे ठीक है। और सबसे लास्ट में गए। हाँ, तो विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी या पुडुचेरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2010 का क्वेश्चन है। फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी was the Portuguese. Second European power to occupy Pondicherry was the French. And English never occupied Pondicherry. अब उस जमाने के अंदर ये चीजें काम कर जाती थी कि ऐसे कैसे कभी ऑक्यूपाई नहीं कर रखा, 3 गलत है तो ये एलिमिनेट करो, ये एलिमिनेट करो, ये एलिमिनेट करो, राइट आंसर तक पहुंच जाओ। लेकिन ये चीज तो चलो एलिमिनेशन से हो रही है ना, एलिमिनेशन तो बेकार चीज होती है। आपको पहले सबसे पहले तो अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट होना चाहिए। एक बात मुझे बताना, अगर आप इतना पता लगा लो कि फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर पोर्चुगीज,
तो इनका आने का वक्त भी तो पता लगा लो, पहले पोर्चुगीज आए, तब तक क्या पौंडीचेरी खाली पड़ा रहा? सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी में डायरेक्टली फ्रेंच। अब फ्रेंच कब आए थे? लास्ट में ही तो आए थे। लास्ट में आए थे। मतलब तब तक पौंडीचेरी को, पुडुचेरी को किसी ने हाथ ही नहीं लगाया क्या? और नहीं। ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट मेल कैसे खा सकती है फिर कि इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी? मतलब डायरेक्टली पोर्चुगीज के बाद लास्ट पावर, और बीच में अगर इंग्लिश वगैरह जो भी थे उन्होंने कभी ऑक्यूपाई नहीं करा। तो ये आपस में बिल्कुल सिंक नहीं कर रही है स्टेटमेंट है। और जब ऐसा होता है ना कभी भी आपके सामने, तब ये दोनों ही गलत होती हैं, पता है? ये कोई रूल नहीं बता रहा हूं मैं, कोई अब कोई रूल काम नहीं करते हैं पेपर के अंदर, ना कभी कोई अब रूल काम करेगा 10 साल तक, ठीक है? 2024 में तो रूल भूल जाओ, एलिमिनेशन तो भूल ही जाओ, निकाल दो अपनी जिंदगी से, कभी कोई एलिमिनेशन में काम नहीं करने वाला कभी। 2023 से ट्रेलर था, पूरी पिक्चर 24 में देखेंगे।